हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंडियन जियोग्राफी का क्लास। ये क्लास आपकी पूरी की पूरी अमीन पटवारी के लिए और 100% फ्री है। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अभी चल रहा है हमारा इंडियन जियोग्राफी। आज हम देखेंगे प्रमुख नदियों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियों की विशेषता नहीं है। मतलब देखो हमारे भारत में ना हम दो प्रकार की नदियाँ देखते हैं। एक नदियाँ कौन सी, हिमालय की नदियाँ, जिसमें कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं हमारी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियाँ कौन सी है, हमारी हिमालय पर्वत की नदियाँ है ना। और उसके बाद एक आती है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें हमारी कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियाँ आ जाती हैं, है ना। चलो तो उसमें देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियों की विशेषता नहीं है। ये 12 मासी होती हैं। देखो जो हिमालय की नदियाँ हैं ना, ये 12 मासी होती हैं, ठीक। जब तक बारिश हो तब तक तो बारिश का पानी है ही। उसके बाद इनको पानी कहाँ से मिलता है, हिमालय से मिल जाता है ना। तो ये हिमालय के पानी को लेकर क्या कहती हैं, बहती हैं। तो ये नदियाँ 12 मासी होती हैं, ठीक। अब देखो ये गहरे गाज का निर्माण करती हैं। तो देखो यहाँ पे ये हिमालय की नदियाँ, तो ये बहुत ऊंचे से गिरती है, और जब ये ऊंचे से गिरती है ना तो क्या करती है, एक बड़े गाज बनाती है। हाँ, तो ये गहरे गाज का निर्माण करती है। हाँ, और ये क्या करती है, वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जल की प्राप्ति हिम के पिघलने और वर्षा से होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि वर्षा से तो मिल ही जाती है, और बाद में क्या करती है, ये जो हिमालय है वहाँ के बर्फ़ के पिघलने से भी क्या होता है, इनको पानी मिलता रहता है। हाँ, तो इनको जल की प्राप्ति हिम से होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ये 12 मासी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा ना। अभी हम लोगों ने देखा कि ये नदियाँ 12 मासी होती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और वर्षा पर निर्भर करती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये 12 मासी होती हैं और पूरे तरीके से वर्षा पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। तो कौन सी विशेषता नहीं है देखना है हम लोगों को। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और हम लोगों को गलत ही ढूंढना है। चलो उसके बाद है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सिंधु नदी की, ठीक। सिंधु नदी कहाँ से निकल रहा है, कैलाश पर्वत से, ठीक। और कैलाश पर्वत में कहाँ, बोखांचू से, ठीक। तो कैलाश पर्वत के बोखांचू से कौन सी नदी निकल रही है, सिंधु नदी निकल रही है, ठीक है। सिंधु नदी कौन कौन से देश में बहती है, तो सबसे पहले देखो ये बहती है चाइना में, ठीक। उसके बाद आती है इंडिया, और इंडिया के बाद कहाँ बहती है, ये बढ़ती है पाकिस्तान में, ठीक। चाइना से निकली, फिर आएगी इंडिया और फिर ये पाकिस्तान। तो ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिल जाती है, 3 देशों में देखने को मिल जाती है ना। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 280 किलोमीटर। और इंडिया में हमको कितना देखने को मिलता है, ये 114 किलोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, सिंधु नदी के बारे में। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है तिब्बत में सिंधु नदी का नाम क्या है। देखो जब तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है ना कैलाश पर्वत के नाम से, तब उसका नाम होता है सिंगी खबाब, ठीक। और ये कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत के शेरमुख से निकलती है, ठीक है। चलो उसके बाद है सिंधु नदी की कुल लंबाई। हम लोगों ने देखा है कुल लंबाई पूछा है, भारत में नहीं पूछा। भारत में पूछेगा तो हम कितना बताएंगे, 1,114 किलोमीटर। लेकिन जब ये कुल लंबाई पूछा है तो कितनी हो जाएगी, ये 2880 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है भारत सिंधु नदी के जल से कितने प्रतिशत हिस्से का उपयोग कर सकता है, ठीक है। देखो बात करें हम लोग भारत सिंधु, अभी हम लोगों ने देखा है ना सिंधु नदी जल समझौता काफ़ी है करंट में। पहले देखो यहाँ से सिंधु नदी आई, ठीक, ये सिंधु नदी है। यहाँ से एक नदी आएगी, कौन सी है, ये है चेनाब, ठीक। चेनाब से सबसे पहले आके मिलेगी झेलम, ठीक है। यहाँ से आके मिलेगी रावी। यहाँ से आएगी एक नदी जिसका नाम क्या है, सतलज, ठीक। सतलज में एक नदी आकर मिलेगी, कौन सी, व्यास, ठीक। और ये दोनों, ठीक, ये फिर ये जो चेनाब है ये किससे जाके मिलेगी, सतलज से, और सतलज जाकर मिलेगी किससे, सिंधु से। और ये कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के मिथनकोट में, ठीक। तो ये जो पांचों नदियाँ हैं ना जाके कहाँ मिल जाती हैं, पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो देखो जो सिंधु नदी जल समझौता है ना, ये कब हुआ था, 16 अप्रैल 1960 को। इसके ये तय हुआ था कि जो सिंधु नदी का पानी है उसका 20% क्या यूज़ करेंगी, इंडिया यूज़ करेगा, और 80% कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेंगे, है ना। तो देखो ये जो अभी हम लोगों ने देखा ना, नीचे की 3 नदियाँ जिसमें आ जाएगा सतलज, व्यास और ये, तो ये तीनों नदियों का यूज़ कौन करेगा, इंडिया करेगी। और ऊपर की जो तीनों नदियाँ थी उसको, उनका यूज़ कौन करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, है ना। तो भारत सिंधु जल समझौते में कितने प्रतिशत हिस्से का उपयोग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20%। देखो ये करंट में आया हुआ है इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद झेलम नदी का उद्गम
किस स्थान से होता है, ठीक है। तो झेलम नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से नहीं, रोहतांग दर्रा से हमारी रावी और व्यास नदी निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा भी नहीं, ये हो जाएगा वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से। तो झेलम नदी कहाँ से निकली, वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से, ठीक है। चलो उसके बाद है तुलबुल और उरी परियोजना। देखो जो तुलबुल और उरी परियोजना है ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है, झेलम नदी पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलो उसके बाद है लंबाई के संदर्भ में भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। देखो अगर लंबाई के हिसाब से देखोगे ना तो भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कौन सी, चेनाब नदी, ठीक है। चलो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखो जो चेनाब नदी है ना भारत में आने के पहले, मतलब ये देखो जो चेनाब नदी है ये चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है ना, तो इसलिए इस नदी को और क्या बोला जाता है, चंद्रभागी नदी के नाम से भी किसको जाना जाता है, चेनाब नदी को, ठीक है। चलो उसके बाद है निम्न में से कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर एक प्रमुख जल परियोजना नहीं है। देखो चेनाब नदी पर परियोजना नहीं है की बात करेंगे, ठीक है। बगलिहार चेनाब की परियोजना है, सलाल भी है, तुलबुल नहीं है। देखो जो तुलबुल और उरी है ना वो हम लोगों ने देखा वो कौन सी नदी पे थी, झेलम नदी पे, तो ये नहीं होगा। और दुलहस्ती, तो चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना हो जाएगी, बगलिहार, सलार और दुलहस्ती। और तुलबुल और उरी किसकी हो जाएगी, झेलम नदी की हो जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद है रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, रोहतांग दर्रे से हो रहा था, है ना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में किस झील के पास से हुआ। देखो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राक्षस ताल से होगा, ठीक है। चलो उसके बाद है रावी नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं निर्मित है। चमेरा और शाहपुरी नहीं, चीन और शाहपुरी नहीं, चमेरा और थीन परियोजना क्या है, रावी नदी पर है। और थीन परियोजना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रणजीत सागर परियोजना भी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखो जो व्यास नदी, अभी हम लोगों ने देखा था कि रावी और व्यास दोनों नदी कहाँ से आती है, हिमाचल प्रदेश के तरफ से, है ना। तो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से कौन सी नदी का उद्गम होता है, व्यास नदी का उद्गम होता है, ठीक है। चलो उसके बाद व्यास नदी किस स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। देखो जो व्यास नदी है ना वो क्या करेगी, पंजाब आएगी, और पंजाब में किससे मिलेगी, सतलज से मिलेगी। और पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है हरीके, ठीक, वहीं पे क्या बना हुआ है, हरीके बैराज। तो व्यास नदी किस स्थान पर सतलज से मिलेगी, रोपड़ नहीं, तलवाड़ा नहीं, होशियारपुर नहीं, तो ये हो जाएगा हरीके नामक स्थान पर। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है ना। रावी नदी नहीं, ये तो नहीं है, सतलज भी नहीं है, झेलम भी नहीं है। जो व्यास नदी है ना उसका प्रवाह हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। ये पंजाब में ही क्या करती है, जाके झेलम से मिल जाती है ना, हरीके पे अभी हम लोगों ने देखा, सॉरी सतलज से मिल जाती है। व्यास नदी सतलज से हरीके पे मिल जाती है ना, तो एक हो जाएगी कौन सी, व्यास नदी। उसके बाद सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है। तो सतलज नदी बाड़ा लाचा दर्रा से क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है, ठीक। चलो उसके बाद है सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक मात्र ऐसी नदी कौन सी जिसका प्रवाह क्षेत्र भारत में, रावी नहीं है, सतलज नहीं है, व्यास है ना। तो व्यास नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत में है बस। उसके बाद है गंगा नदी किन दो धाराओं के मिलने के बाद गंगा कहलाती है ना। देखो एक नदी है अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा से एक नदी बह के आई और यहाँ गंगोत्री से एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है, भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलेंगे और वहाँ से ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी गंगा, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब एक दूसरे से मिलते हैं देवप्रयाग में तो कौन सी नदी बनती है, ये बनती है हमारी गंगा नदी। तो गंगा नदी कौन सी दो धाराओं से बनती है, पिंडार और मंदाकिनी नहीं, धौली गंगा और विष्णु गंगा नहीं, अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से क्या बन जाती है, हमारी गंगा बनती है ना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है। अभी हम लोगों ने देखा था ना कौन सी एक नदी, अलकनंदा नदी के बारे में, वही अलकनंदा नदी कहाँ मिल जाएगी हम लोगों को, बद्रीनाथ के पास, है ना। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सी नदी के तट पे है, तो ये हो जाएगा अलकनंदा नदी पे, ठीक है। चलो उसके बाद है किस नदी को अपने मार्ग में अधिक कटाव और मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार का शोक कहते हैं। बिहार की शोक नदी हम लोग कहते हैं किसको, कोसी नदी को कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और कोसी नदी को कहाँ का शोक बोलते हैं? हम लोग इसको बिहार की शोक नदी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम किस स्थान पर होता है? देखो ये जो पिंडार नदी है वो अलकनंदा से आकर मिलती है कर्णप्रयाग में, ठीक। अलकनंदा पिंडार नदी से कहाँ आकर मिलेगी? कर्णप्रयाग में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है गंगा नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा किस रूप में मान्यता दी गई है? देखो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है, ठीक, उच्च न्यायालय है, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने 2017 में ये कहा कि जो गंगा नदी है ना वो क्या है? एक जीवित मानव है। तो गंगा नदी को 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किस रूप में मान्यता दी? कि वो क्या है? एक जीवित मानव है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? देखो गंगा नदी जब बांग्लादेश आती है ना तो ये मानी जाती है किसके नाम से? पद्मा के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानी जाएगी? पद्मा के नाम से। आगे देखते हैं। उसके बाद है गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हो जाएगा यूके, ये है यूपी, ठीक, फिर आ जाएगा बिहार, फिर है झारखंड, और उसके बाद हम लोगों को मिलेगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद क्या करेगी? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएगी, है ना। तो ये 5 राज्यों में गंगा नदी क्या कर रही है? बह रही है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमानी से हुआ है? ठीक, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना वो कहाँ, कौन से हिमनद से निकलेगी? चेमा डुगडुग की, चेमा डुगडुग हिमनद से, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किससे हुआ? चेमा डुगडुग हिमानी से हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? देखो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग जानते हैं किस नाम से? सांगपो के नाम से, ठीक। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश आती है ना तो ये कहलाती है किस नाम से? दिहांग नाम से, ठीक। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, ठीक। और देखो गंगा जिसका नाम क्या है? पद्मा, है ना। और पद्मा और जब जमुना मिलते हैं ना तो ये दोनों कौन सी नदी बनाते हैं? मेघना नदी मिलाते हैं, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है भारत में नदी द्रोणी का घटता क्रम क्या है? जैसा कि, ठीक, तो हम लोग देखना है किसके बारे में? नदी द्रोणी के बारे में। देखो ये क्या हो रहा है? ये किनारा है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से नदियाँ क्या करेंगी? जाकर बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में मिलेंगी, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? जितनी भी नदियाँ, एक प्रमुख नदी है और यहाँ पे क्या हो रही है? सारी नदियाँ यहाँ आकर मिल जा रही हैं। तो यहाँ पे ना जब बंगाल की खाड़ी या फिर किसी भी जगह गिरने से पहले, पूरे तरीके से इसमें मिलने के पहले, यहाँ पे ये क्या बनाती है? सब यहीं पे आकर इकट्ठा होते हैं, तो एक तरीके का द्रोणी बना रही होती है। हाँ, तो भारत में सबसे बड़ी द्रोणी हम लोगों को किसकी देखने को मिलती है? गंगा नदी की, ठीक। तो गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, ये हो जाएंगे क्या? घटता क्रम किसका? नदी द्रोणियों का भारत में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। माजुली कहाँ है? असम में है। और ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। देखो उसके बाद है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा अंततः किस नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है? अभी मैं बताई गंगा को किस नाम से जानेंगे बांग्लादेश में? ये हो जाएगा पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाएगा? यमुना। और पद्मा और यमुना जब मिलते हैं तो कौन सी नदी किस नाम से जाने जाएंगे ये दोनों? तो ये जाने जाएंगे मेघना के नाम से। और मेघना के नाम से ही ये लोग किसमें? बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएंगे? विसर्जित हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। गोदावरी गिरती है, कृष्णा गिरती है, नर्मदा नहीं गिरती, ठीक। और महानदी गिरती है, ठीक है। ये जो नर्मदा नदी है ना ये पश्चिम की तरफ बहती है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर किधर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।